अमेरिकी गृह युद्ध लगभग किसी भी मापदंड से देखें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लड़ा गया सबसे घातक युद्ध है। वास्तव में यह मृत्यु संख्या के हिसाब से इतना भयानक था कि इसमें जितने सैनिक मारे गए वह प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान, इन सभी युद्धों में मारे गए सैनिकों की कुल संख्या से भी अधिक थे। और फिर भी इतनी बड़ी तबाही के बावजूद पूरे संघर्ष के दौरान केवल 3 लोगों पर ही अत्याचारों के लिए आरोप लगाए गए थे। जैसा कि आप सोच सकते हैं, उस सूची में शामिल होने के लिए आपको एक खास किस्म की बुराई होना जरूरी था। तो इस वीडियो में हम इन लोगों में से एक के बारे में जानेंगे और उसने ऐसा क्या किया कि वह वहां पहुंच गया। हमेशा की तरह दर्शकों से विवेकपूर्ण रहने का अनुरोध है। (1864) के पतझड़ तक यानी 3 साल बाद अमेरिकी गृह युद्ध उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां हर रणनीतिक संसाधन मायने रखता था। इसी कारण वर्जीनिया का साल्टविल यूनियन यानी उत्तर के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया, क्योंकि कॉन्फेडरेसी यानी दक्षिण अपनी नमक उत्पादन और वितरण पर निर्भर थी। नमक में संरक्षित मांस से आपूर्ति लाइनें चालू रहती थी और इसके बिना सैनिक जल्दी ही भूखे रह जाते थे। और साल्टविल, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, वहां नमक प्रचुर मात्रा में बनता था, जिससे यह दक्षिणी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गया था। और ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे यूनियन बहुत बुरी तरह पाना चाहता था। यूनियन ने अक्टूबर की शुरुआत में शहर की ओर कूच किया। उनका उद्देश्य नमक कारखानों को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना और कॉन्फेडरेट संसाधनों को बाधित करना था। लेकिन कॉन्फेडरेट्स इसे यूं ही होने देने वाले नहीं थे। इसके बाद भीषण और कठिन संघर्ष हुआ जिसमें दोनों ओर भारी क्षति हुई। जब गोलीबारी रुकी तो यूनियन शहर नहीं जीत पाया। यूनियन सैनिक हार मानकर पीछे हटने लगे और दर्जनों घायलों को वहीं छोड़ना पड़ा। इन सैनिकों में 5वीं यूनाइटेड स्टेट्स क्लर्ड कैवेलरी के सदस्य भी शामिल थे, जो हाल ही में बने कुछ गिने चुने अश्वेत रेजिमेंट्स में से एक थे और सेवा में शामिल हुए थे। 5वीं के जवानों ने जमकर लड़ाई लड़ी और बुरी तरह से पीड़ित हुए और बाद में उनमें से कई वहीं निहत्थे पड़े थे जहां वे युद्ध में गिर गए थे। हर लिहाज से युद्ध अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह हत्या रुक नहीं रही थी। इसके बाद जो हुआ उसने युद्ध के नियमों को एक बेहद भयावह तरीके से तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद घायल सैनिकों की तलाश शुरू हो गई, जिनके पास लड़ने का कोई साधन नहीं था। अगले कुछ घंटों में सशस्त्र कॉन्फेडरेट अनियमित सैनिक, जिन्हें गुरिल्ला लड़ाके के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध के मैदान में घूमते रहे और घायल यूनियन सैनिकों को मारते रहे। सैनिकों को वहीं गोली मार दी गई जहां वे गिरे थे, या उन्हें छिपने की जगहों से घसीटकर बाहर निकाला गया और मार डाला गया। और इन हत्याओं में मारे गए लोगों की संख्या अंततः दर्जनों तक पहुंच गई। फिर जब यह सब पूरा हो गया तो वे कई मील दूर उस जगह पर गए जहां घायल यूनियन सैनिकों को रखा गया था, जो कि एमोरी एंड हेनरी कॉलेज में एक अस्थायी अस्पताल था। अब युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों में भी अस्पतालों को निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम चैंप फर्ग्यूसन था, उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वह अस्पताल में एक राइफल लेकर घुसा और कमरे से कमरे में घूमता रहा, अपने लक्ष्यों की पहचान करता गया और अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ता गया। उसके लिए घायल लोग बस मारने में आसान थे। इन बिस्तरों में से एक पर लेफ्टिनेंट एल्जा स्मिथ थे, जो साल्ट लेक की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे। वह इतनी गलती से भरा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद चैंप उसके बिस्तर के पास आया और अपना हथियार उठाया। बंदूक की नली एल्जा के सिर से महज 1 फुट की दूरी पर रख दी। लेकिन जब चैंप काम खत्म करने ही वाला था, तभी उसे एक एहसास हुआ। वह जानता था कि उसके सामने अस्पताल के बिस्तर पर जो आदमी है वह कौन है, और वह उसे अच्छी तरह जानता था। एल्जा कभी चैंप के पहले विवाह के दौरान उसका साला हुआ करता था। इसके बाद चैंप ने अपनी राइफल नीचे कर दी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत छोटी रही और लगा कि चैंप पुराने रिश्तों की वजह से एल्जा को छोड़ देगा, पर उसने फिर राइफल तानकर ट्रिगर दबाया। बंदूक जाम हो गई। उसने दोबारा कोशिश की पर फायर नहीं हुआ। तीसरी बार भी वही नतीजा रहा, जबकि एल्जा गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगता रहा। लेकिन चैंप ने उसकी एक भी नहीं सुनी और चौथी कोशिश में आखिरकार राइफल चल गई और एल्जा वहीं अपने बिस्तर पर तुरंत मारा गया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, चैंप फिर कमरे से बाहर निकल गया और अपनी तबाही जारी रखी। उसने सभी को निशाना बनाया, गोरे सैनिक, अश्वेत सैनिक, वे लोग जो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे और वे भी जो गिड़गिड़ा रहे थे। अगर चैंप उन्हें मिल जाता तो सभी का अंजाम एक जैसा ही होता। अस्पताल के बाहर जब उसने एक युवा गोरे प्राइवेट को बुरी तरह घायल और खुद को घसीटते हुए देखा तो चैंप उसके ऊपर खड़ा होकर चिल्लाया और पूछा कि वह अश्वेतों के साथ क्यों लड़ रहा है। डरे हुए लड़के से चैंप को कोई जवाब नहीं मिला और जवाब का इंतजार करते करते थककर चैंप ने उससे पूछा कि वह गोली कहाँ चाहता है। फिर भी घायल सैनिक ने कोई जवाब नहीं दिया तो चैंप ने उसे वहीं खत्म कर दिया और आगे बढ़ गया।
उस दिन जो नरसंहार हुआ वह तभी रुका जब एक अलग कॉन्फेडरेट यूनिट, जिसमें ज्यादातर चेरोकी और पहाड़ी सैनिक थे, वहां पहुंची और हस्तक्षेप किया। जब असली कॉन्फेडरेट कमांड वहां पहुंची तो चैंप और उसके लोग वहां से भाग गए। दुर्भाग्यवश उस समय तक इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका काम तो वैसे भी पूरा हो चुका था। यह भयावह घटना चैंप और उसके गुरिल्ला समूह द्वारा की गई आखिरी हिंसक घटनाओं में से एक थी, लेकिन इसे उनकी सबसे क्रूर और कुख्यात घटनाओं में गिना जाता है। गृहयुद्ध के दौरान कॉन्फेडरेट पक्ष का समर्थन करने वाले कुछ लोगों के विपरीत सैमुअल चैंप फर्ग्यूसन किसी एक विचारधारा के लिए कट्टरपंथी बनकर शुरुआत नहीं की थी। वह अपने निजी स्वार्थों की ज्यादा परवाह करता था। 1821 में 10 बच्चों में सबसे बड़े के रूप में जन्मे चैंप का पालन पोषण दक्षिणी केंटकी के एक इलाके में हुआ, जहां की भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां के लोगों को आकार दिया और समुदाय आपस में घनिष्ठ और अलग थलग थे, और वहां लोग किसी भी बाहरी प्राधिकरण को बुलाए बिना ही झगड़ों का निपटारा जल्दी कर लेते थे। अगर कोई आपके खिलाफ जाता था तो उम्मीद नहीं की जाती थी कि कानून इसका समाधान करेगा। इसके बजाय आप खुद ही मामलों को संभालते थे, और चैंप इसी जीवन शैली का उदाहरण था। जवानी तक वह लंबा और मजबूत कदकाठी का हो गया था, और उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, क्योंकि वह इस बात को जानते हुए घमंड से चलता था। वह उम्मीद नहीं करता था कि लोग उसे आजमाएंगे, और वह ऐसे व्यवहार करता था मानो जो ऐसा करेंगे वे अपने फैसले पर पछताएंगे। और इन सब के ऊपर चैंप शराब पीता था, जुआ खेलता था, और उसे टकराव पसंद था। यह बात उसकी छवि में भी शामिल थी। हालांकि वह ऐसे क्षेत्र में पला बढ़ा जहां ज्यादातर छोटे किसान थे और कोई गुलाम नहीं था, चैंप ने इतनी तरक्की की कि उसने वहां जमीन मवेशी खरीद लिए। आखिरकार उसने अपने गृह क्षेत्र की परंपरा के खिलाफ जाकर गुलाम रखने वाला भी बन गया। तो स्थानीय मानकों के हिसाब से वह काफी संपन्न था, और अपने परिवार से, जो गरीब किसानों से भरा था, कहीं बेहतर स्थिति में था। हालांकि पैसे से भी बढ़कर चैंप के जीवन के नजरिए को वास्तव में परिभाषित करने वाली चीज थी, ये था कि वह अंतर व्यक्तिगत संबंधों को कैसे देखता था। चैंप के दिमाग में दूसरों के मामले में कोई भी ग्रे शेड्स नहीं थे। लोग या तो उसके साथ थे या उसके खिलाफ। यह दृष्टिकोण उस क्षेत्र के लिए असामान्य नहीं था, लेकिन चैंप में इसे लेकर जो सक्रियता थी वही उसे दूसरों से अलग बनाती थी। और अगर कोई एक ऐसा पल था जिसने चैंप को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर वह अपनी बाकी जिंदगी बिताने वाला था, तो वह 1858 की गर्मियों में हुआ था। तब तक उसका गुस्सा और टकराव के लिए उसकी प्रसिद्धि पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अगस्त में एक विवाद ने हालात को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस महीने चैंप और इवांस परिवार, खासकर भाइयों फ्लॉयड और अलेक्जेंडर के बीच बहस छिड़ गई। इस बहस की शुरुआत किस वजह से हुई ये ठीक पता नहीं है, लेकिन आगे क्या हुआ यह जरूर मालूम है। स्थिति बहुत तेजी से और गंभीर रूप से बढ़ गई, जिसका अंत दोनों पक्षों के खून खराबे के साथ हुआ। जब सब खत्म हुआ तो एक आदमी मर चुका था और दूसरा मुश्किल से जिंदा था। जेम्स रीड, जो इवांस भाइयों के रिश्तेदार और स्थानीय कांस्टेबल थे, इस विवाद में मारे गए, और फ्लॉयड को कई बार चाकू मारा गया और वह मौत के मुहाने पर पहुंच गया। चैंप, जिसने यह सब किया था, जल्द ही खुद को गुस्से से भरे कई लोगों के बीच घिरा हुआ पाया जो तुरंत बदला लेना चाहते थे। उस इलाके में कोई भी आदमी जो दो बेरहम चाकूबाजी के लिए जिम्मेदार हो, आमतौर पर ऐसे हालात से आसानी से नहीं निकल पाता था। लेकिन चैंप वहां रुकने के लिए ज्यादा देर नहीं ठहरा कि देख सके आगे क्या होता है। इसके बजाय उसने वहां से लड़ते झगड़ते भागने का रास्ता निकाला और फरार हो गया। लेकिन यह अपराध फिर भी उसके सिर पर मंडराता रहा और आगे उसके फैसलों को प्रभावित करता रहा। जब गृहयुद्ध आया तो केंटकी और टेनेसी की सीमा के आसपास का इलाका ऐसा नहीं था जहां हर कोई आसानी से एक पक्ष चुनकर एकजुट होकर रहता हो। वफादारी बिखरी हुई थी और बेहद व्यक्तिगत थी। एक काउंटी एक तरफ झुक सकती थी, जबकि अगली ही काउंटी विपरीत पक्ष के प्रति सहानुभूति रख सकती थी। एक घर खुद को यूनियन के पक्ष में मान सकता था, जबकि उसके रिश्तेदार कॉन्फेडरेसी के प्रति निष्ठा की कसम खा सकते थे। कई मामलों में लोग वास्तव में किसी भी पक्ष की परवाह नहीं करते थे। उन्हें बस अपनी जमीन बचाने और जो भी लड़ाई उनकी ओर आए उसमें जिंदा रहने की चिंता थी। क्लिंटन काउंटी, केंटकी, जहां से चैंप था, मुख्य रूप से यूनियन के पक्ष में थी, लेकिन सीमा के उस पार टेनेसी के कुछ हिस्सों में सहानुभूति कॉन्फेडरेसी की ओर झुक जाती थी। चैंप का अपना परिवार भी इस विरोधाभास को दर्शाता था, क्योंकि उनमें से अधिकांश यूनियन का समर्थन करते थे, जबकि चैंप नहीं करता था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि उसकी निष्ठा किसी उससे बड़े कारण का परिणाम थी। कॉन्फेडरेसी का साथ देने के उसके फैसले पर वर्षों से इतिहासकारों के बीच बहस होती रही है, लेकिन आम सहमति यही है कि उसके कारण शायद साधारण और स्वार्थी थे। वह घटना जिसमें जेम्स की मौत हुई और फ्लॉयड घायल हुआ, उसके लिए चैंप को अब तक कोई सजा नहीं मिली थी, और युद्ध ने उसे यह मौका दिया कि यह सब अराजकता में खो जाए। अगर अंततः कॉन्फेडरेट्स युद्ध जीत जाते तो चैंप को विश्वास था कि उस पर कभी आरोप नहीं लगाए जाएंगे। वह एक गुलाम मालिक भी था, इसलिए इसमें आर्थिक कारण भी शामिल था। और इस विचार को और भी बल मिलता है कि यह स्वार्थी था, क्योंकि इवांस परिवार की घटना से पहले चैंप ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर थोड़े समय के लिए यूनियन का साथ दिया था। लेकिन जब संघर्ष असली हो गया और उसने देखा कि उसका अतीत भुलाया जा सकता है, तो उसने पक्ष बदल लिया। कॉन्फेडरेसी एक ऐसे आदमी के लिए सुरक्षित विकल्प लग रही थी जो चाहता था कि उसका कोर्ट केस खारिज हो जाए।
दिलचस्प है कि चैंप का भाई जिम फर्ग्यूसन यूनियन में शामिल हुआ और जब चैंप कॉन्फेडरेसी के साथ गया तो दोनों ने कसम खाई थी युद्ध के दौरान अगर वे कभी युद्ध भूमि में आमने सामने आते तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मारने में हिचकिचाता नहीं। हालांकि जिम युद्ध में उस पल के आने से पहले ही मारा गया था, लेकिन किसी भी हाल में 1861 के अंत तक जब गृह युद्ध भड़क चुका था, चैंप को एहसास हुआ कि वह अब अपने गृह जिले में नहीं रह सकता क्योंकि उसके पड़ोसी उसकी कॉन्फेडरेट सहानुभूति को खतरे के रूप में देखने लगे थे। इसके बाद वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर दक्षिण की ओर टेनेसी चला गया और एक ऐसे क्षेत्र में बस गया जो दक्षिण के साथ था, जहां आधिकारिक सेनाएं अब भी इस नए राष्ट्रीय युद्ध में अपनी स्थिति समझ ही रही थीं। वहीं चैंप ने अपनी तरह की एक सेना पहले ही बना ली थी। उसने कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह इकट्ठा किया और किसी भी औपचारिक कमान की सीमाओं के बाहर काम करना शुरू कर दिया। ये युद्ध में शामिल होने वाला एकमात्र गुरिल्ला लड़ाकों का समूह नहीं था, लेकिन चैंप का समूह उस पर बेहद वफादार था। और अगर आपको याद हो तो चैंप लोगों को पूरी तरह से काले या सफेद यानी या तो दोस्त या दुश्मन के रूप में देखता था। और जब उसने संघ के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली तो वह और उसके गुरिल्ला साथी उन लोगों में दहशत फैलाने लगे जो यूनियन का समर्थन करते थे। असल में अगर चैंप को लगता था कि कोई व्यक्ति मामूली रूप से भी यूनियन का समर्थक है तो वही काफी था। उसके लिए यूनियन के प्रति सहानुभूति की एक अफवाह ही काफी थी। और युद्ध में उसकी पहली जात हत्या ने न केवल माहौल बना दिया बल्कि यह भी संकेत दे दिया कि साल्टविल में वर्षों बाद क्या होने वाला था। 1 नवंबर 1861 को युद्ध के 7 महीने बाद चैंप और उसके समूह ने पड़ोसी विलियम फ्रॉग के घर का रुख किया, जिसे वह सालों से जानता था। वहां पहुंचकर पता चला कि विलियम खसरे के कारण बिस्तर पर था और उठने में असमर्थ था। चैंप को देखकर विलियम की पत्नी ने उसे अंदर बुलाया। उसने बैठने की जगह और सेब भी दिया, लेकिन चैंप ने दोनों ही चीजें लेने से मना कर दिया। इसके बजाय वह सीधे उस कमरे में चला गया जहां विलियम बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे जगा दिया। नींद और बीमारी से सुस्त विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन चैंप ने सीधे मुद्दे पर आकर बात की। उसने फिर विलियम से पूछा कि क्या वह पास के यूनियन भर्ती शिविर में गया था। विलियम इस सवाल से चौंक गया और उसने इस आरोप को सख्ती से नकार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चैंप देख सकता था कि वह बीमार है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा और विलियम की हालत बिल्कुल भी यात्रा करने लायक नहीं थी। फिर भी इन बातों का कोई मतलब नहीं था। चैंप ने कुछ और ही सुना था और उसके लिए वही फैसला काफी था। चैंप ने विलियम से बहस में समय बर्बाद नहीं किया और एक ही झटके में उसने अपनी पिस्तौल उठाई और अपनी पत्नी और बच्चे के सामने 2 बार गोली चला दी। जैसे ही विलियम का शरीर वहां पड़ा था, चैंप और उसके गिरोह ने हथियारों की तलाश में घर को छान मारा। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे उतनी ही तेजी और सहजता से चले गए जितनी आसानी से वे आए थे। अगर उस पल से पहले किसी को यह संदेह था कि चैंप किस तरह की जंग लड़ना चाहता है तो अब कोई सवाल नहीं बचा था और 1 महीने बाद उसने अपने रुख को और भी मजबूत कर दिया। विलियम के विपरीत रूबेन वुड बिस्तर पर नहीं था, लेकिन वह उनके पुराने रिश्ते के कारण अंधा हो गया था। रूबेन चैंप को तब से जानता था जब चैंप छोटा था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वे अच्छे दोस्त बन गए। रूबेन बाहर काम कर रहा था जब चैंप अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा। रूबेन को उन लोगों का अभिवादन करने का मौका भी नहीं मिला था कि चैंप ने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि रूबेन यूनियन पक्ष में भर्ती होने के लिए एक शिविर गया था। रूबेन ने भर्ती शिविर में जाने से इनकार नहीं किया जैसा कि विलियम ने किया था। इसके बजाय उसने इसकी पुष्टि की और दोनों के बीच की दोस्ती की पुरानी यादों का हवाला देकर चैंप से अपील करने की कोशिश की। उसने चैंप को याद दिलाया कि वे कभी खिलाफ नहीं थे और कोई मतभेद नहीं था। हालांकि खतरा भांपकर रूबेन की पत्नी और बेटी घबरा गईं और चैंप से विनती कर उसे समझाने लगी, जो अब रूबेन के इकबालिया बयान से गुस्से में था। इसके बाद चैंप ने खुद को संभालने के लिए एक पल लिया और शांतिपूर्वक स्वीकार किया कि रूबेन ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी उसने उसे गोली मार दी। पहली गोली से रूबेन नहीं गिरा, इसलिए चैंप ने फिर से गोली चलाई, लेकिन चूक गया। इससे रूबेन को अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में लड़खड़ाते हुए जाने का मौका मिल गया। फिर उसने एक कुल्हाड़ी उठा ली और बंद दरवाजे के पीछे खुद को संभाल लिया। इसके बाद चैंप शांतिपूर्वक घर के चारों ओर घूमता हुआ बिना ताले वाले पिछले दरवाजे से अंदर गया और फिर से रूबेन पर हमला किया। दोनों आदमी आपस में भिड़ गए और रूबेन ने वास्तव में चैंप को पीछे हटाने में कामयाबी पाई, लेकिन जो घाव वह पहले ही झेल चुका था वह बहुत गंभीर था और अगले दिन उसकी मौत हो गई। विलियम और रूबेन की मौत के बाद इलाके के लोग अच्छी तरह जान गए थे कि चैंप क्या करने को तैयार है। थोड़े ही समय में उसने लगभग 20 लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया जो उसके साथ सवारी करते थे। और चैंप के इस गिरोह का नेता होने के अलावा वहां कोई औपचारिक कमान नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, युद्ध के कोई नियम भी नहीं थे जिनका पालन किया जाए। वे सभी लोग केवल चैंप के आदेशों का पालन करते थे और वे उसके गुस्से और शंकाओं से ही संचालित होते थे। जिन लोगों को वह निशाना बनाता था उनमें से कई सैनिक नहीं थे और अधिकांश, जैसे विलियम और रूबेन, वे पड़ोसी थे जिन्हें वह वर्षों से जानता था। उसके शिकारों में यूनियन सैनिक और होमगार्ड के सदस्य भी थे, लेकिन अधिकांश केवल किसान थे जो शायद या शायद नहीं अलगाववाद विरोधी विचार रखते थे। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उसकी क्रूरता की कहानियां बहुत तेजी से फैल गईं, खासकर उन लोगों के बीच जो उसके खिलाफ थे। उसने युद्ध बंदियों, बुजुर्गों, असमर्थ लोगों और उन लोगों को मार डाला जिनके पास अपनी रक्षा करने का कोई मौका नहीं था।
कहानियां सामने आईं कि वह कभी कभी अपने शिकारों का सिर काट देता था और उनके सिर को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता था। जब उसके अपने आदमी कभी कभी हिचकिचाहट दिखाते थे तो वह इसे पूरी तरह से अवज्ञा मानता था। कम से कम एक बार ऐसा हुआ जब उसने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उसके एक लड़ाके ने एक किशोर को गोली मारने से इनकार कर दिया था जो उनके हमले से भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि जिस पक्ष का वह समर्थन करता था उसके लिए भी चैंप के प्रयासों का समर्थन करना मुश्किल था। कॉन्फेडरेट अधिकारियों ने एक बार उसे गिरफ्तार भी किया। उस पर अपने ही सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया। इसके बाद चैंप ने हफ्तों हिरासत में बिताए और परिणामों का सामना करने के लिए इंतजार किया, लेकिन उस आरोप में उसे दोषी नहीं ठहराया गया। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि युद्धकालीन न्याय व्यवस्था अनिश्चित थी और उसके शामिल होने के सबूत भी कम थे। इसीलिए अंततः उसे रिहा कर दिया गया, जिससे वह 1864 की भयावह सॉल्टविल घटना में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, उसके द्वारा मारे गए लोगों की सूची बढ़ती गई और चैंप अपने लक्ष्यों के चुनाव में कम भेदभावपूर्ण होता गया। एक विशेष रूप से क्रूर दिन में उसने अलग अलग मुठभेड़ों में 5 लोगों की हत्या कर दी और अपनी हत्या की होड़ का अंत एक किशोर को गोली मारकर किया। और जहां चैंप निश्चित रूप से आग्नेयास्त्रों के उपयोग का उद्देश्य देखता था, वहीं कई विवरण ऐसे भी थे जो हत्या के एक अलग तरीके का वर्णन करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अक्सर बोवी चाकू का इस्तेमाल करता था, जो कहीं अधिक नजदीकी और व्यक्तिगत तरीका था। यह सब तब चरम पर पहुंच गया जब अप्रैल 1865 में कॉन्फेडरेट युद्ध प्रयास ढह गया और गोलीबारी रुक जानी चाहिए थी। हालांकि चैंप के लिए इससे उसके व्यवहार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह वही करता रहा जो वह वर्षों से करता आ रहा था। बस अब उसके पास कॉन्फेडरेट कारण का समर्थन करने का मामूली सा भी बहाना नहीं था। आखिरकार यह सब उसके लिए भारी पड़ गया। यूनियन नेतृत्व को उसकी मंशाओं या व्यक्तिगत दुश्मनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब तक उसका नाम हत्याओं से जुड़कर मशहूर हो चुका था। आदेश थे कि उसे न पैरोल मिले, न बातचीत हो और न ही उसे सामान्य कॉन्फेडरेट सैनिक माना जाए। उसे गिरफ्तार कर उस पर आरोप लगाए जाने थे और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। मई 1865 के अंत में जब यूनियन सैनिक उसे पकड़ने आए तो चैंप ने हैरानी की बात थी कि न लड़ाई की और न भागने की कोशिश। उसे घर से शांतिपूर्वक पकड़कर नैशविल ले जाया गया, जहां उसे सैन्य अदालत में मुकदमे के लिए पेश किया गया। उसके खिलाफ जो आरोप लगे वे संख्या और दायरे में चौंकाने वाले थे। उस पर औपचारिक रूप से 50 से अधिक हत्याओं का आरोप लगाया गया था, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह संख्या और भी अधिक मानी जाती है। कहा जाता था कि चैंप ने अपने सिविल वॉर के गुरिल्ला अभियान के दौरान 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी। उसने कभी भी अपने ऊपर लगाए गए आंकड़ों का खास विरोध नहीं किया, बल्कि सच तो यह है कि वह अक्सर ऐसे बात करता था जैसे वह खुद इन आंकड़ों का हिसाब रखता हो। जब मुकदमा शुरू हुआ तो उसके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि चैंप कॉन्फेडरेसी का एक वैध नियुक्त अधिकारी था और इसलिए उसे भी उन्हीं सुरक्षा अधिकारों का लाभ मिलना चाहिए जो अधिकृत सैनिकों को दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, एक आधिकारिक सैनिक की तरह उसे युद्ध के दौरान की गई किसी भी हत्या के लिए अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए थी। हालांकि दर्जनों गवाहों ने गवाही दी और उनमें से कई ने उन हत्याओं का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने देखा था, जिनसे वे बच निकले थे या जिनका उन्हें बाद में पता चला था। ये प्रत्यक्षदर्शी बयान थे उन लोगों के जिन्होंने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ऐसे क्षणों में मरते देखा था जो युद्ध से संबंधित नहीं थे। जब चैंप को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया गया तो उसकी बातों में कहीं भी पछतावा नजर नहीं आया। उसने अपने द्वारा किए गए हर कृत्य को एक आवश्यक कार्रवाई के रूप में उचित ठहराया, यह दावा करते हुए कि जिन लोगों को उसने मारा वे भी मौका मिलने पर उसके साथ वही करते। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह खुद को युद्ध के नियमों से बाहर गया हुआ नहीं मानता। जब गवाहों की गवाही पूरी हो गई और सारे सबूत पेश कर दिए गए तो जूरी को विचार विमर्श के लिए भेजा गया और उन्होंने जल्दी ही अपना फैसला सुना दिया। चैंप को उन 53 हत्याओं का दोषी पाया गया जिनका उस पर आरोप था और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 20 अक्टूबर 1865 को अदालत में फैसला सुनाए जाने के सिर्फ 10 दिन बाद चैंप का अंत नैशविल में हुआ, जिसे उन लोगों ने देखा जो उसकी सुनवाई को करीब से देख रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसा कि उस समय अक्सर होता था, और चैंप को फांसी के तख्ते की ओर शांत भाव से चलते हुए देखा, जिसे गवाहों ने याद रखा। फांसी का फंदा खुलने और सजा पूरी होने से पहले चैंप ने जोर से भगवान से अपनी आत्मा पर दया करने की प्रार्थना की। इन अंतिम शब्दों के साथ ही लीवर खींचा गया, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। उसे मृत घोषित किए जाने में लगभग 20 मिनट लग गए। इसके बाद उसका शव उसके परिवार को सौंप दिया गया, जिसने चैंप की अंतिम इच्छा पूरी की कि उसे उद्धरण में शुद्ध कॉन्फेडरेट मिट्टी में दफनाया जाए। फिर उसका शव टेनेसी के व्हाइट काउंटी वापस ले जाया गया, जो उस इलाके के पास था जहां उसने युद्ध के दौरान अपने सारे अपराध किए थे। चैंप के मरते ही लगभग तुरंत ही उसके बारे में 2 विरोधी कहानियां फैलने लगीं। एक कहानी मुकदमे के रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही, उसके शिकारों के शवों और उसके अपने बयानों पर आधारित थी। दूसरी कहानी नाराजगी, पुरानी यादों, चयनात्मक स्मृति और पराजित दक्षिण में जड़ें जमाती एक नई सांस्कृतिक परियोजना से बनी थी, जो पूरे कथानक को नया रूप दे रही थी। कुछ जगहों पर चैंप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाने लगा जिसे अपनी सीमाओं से परे धकेला गया था और जो अपनी निष्ठाओं के लिए लड़ने और मरने को तैयार था। कुछ ही वर्षों में ऐसी कहानियां सामने आने लगी
जिनमें दावा किया गया कि यूनियन सैनिकों ने उसके परिवार को सताया, उसके घर को बर्बाद किया और यहाँ तक कि उसके सामने ही उसके एक बच्चे की हत्या कर दी। ये विवरण भले ही नाटकीय और यादगार रहे हों, लेकिन वे पूरी तरह से झूठे थे। एक लोकप्रिय कहानी यह थी कि उसके छोटे बेटे को जानबूझकर एक यूनियन सैनिक ने इसलिए उठा लिया क्योंकि वह कॉन्फेडरेट झंडा लहरा रहा था। बाकी वर्षन में उसे नायक दिखाया गया है।